बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग प्रोग्राम नाइट एडिशन देख रहे हैं। नाजरीन, नए और पुराने पाकिस्तान के मानने वालों के बीच पंजाब में इलेक्शन को लेकर ठीक ठाक तनाज़ा कई महीने से जारी है। ऐसे में मुल्क के आर्मी चीफ का पार्लियामेंट में दिया गया ये बयान बड़ा ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान जो ऐसा कभी ना था जैसा इस वक्त है, जहां सियासी मफादात की बजाय सियासी मुफाहमत और रवादारी को अहमियत दी जाए, वो है हमारा पाकिस्तान। जहां एक बेहतरीन कौम है लेकिन महंगाई की चक्की में पिस गई है, फिर भी लड़ने को तैयार है, ये है हमारा पाकिस्तान। जहां कई दहाइयों से लीडरशिप की तलाश में वोट डाले जा रहे हैं लेकिन आज भी मसीहा की ज़रूरत है, ये एग्जैक्टली है हमारा पाकिस्तान। जहां पर कौम चोर, डाकू और लुटेरों के नारे सुनती है, फिर भी खुशहाली की उम्मीद में दोबारा से अपना वोट देती है, ये है हमारा पाकिस्तान। ठीक का मुल्क के आर्मी चीफ ने और हर पाकिस्तानी की पुकार भी यही है कि नए और पुराने पाकिस्तान में कहाँ गया है हमारा पाकिस्तान। नए और पुराने पाकिस्तान की हामी सियासी जमातें इस तनाज़े को हल करने के लिए हमारे पाकिस्तान पर फोकस करने की बजाय आर्मी चीफ के बयान से अपनी अपनी मर्जी के मानी और मतलब निकालने में मसरूफ़ हो चुकी हैं। ये नए और पुराने पाकिस्तान का झगड़ा ही इस पूरे तनाज़े की वजह है जिसने मुल्क के तमाम इदारों को तकसीम और एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और उनके किरदार को मशकूक और मुतनाज़े बना दिया है। मौजूदा मंजरनामे में हमें रियासत के दो सतूनों यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के दरमियान महाजराई शिद्दत इख्तियार करती हुई भी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि पंजाब में आईनी मुद्दत में इलेक्शन हो जाए, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही है। कानून पर कानून लाए जा रहे हैं, अपना जितना जोर रहा है लगाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म जारी कर दिया है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी कर दे ताकि आइन का दम तोड़ता हुआ भरम कायम रह सके। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि क्या स्टेट बैंक हुकूमत की इजाज़त के बगैर फंड्स को जरा कर सकता है या फिर नहीं। अगर स्टेट बैंक पैसे दे भी देता है तो क्या इलेक्शन कमीशन बाकी इदारों से काम करा सकेगा। हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज़रा भी हमें खुश नज़र नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिल भी जाएं तो रिजल्ट ज़ीरो होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय के बगैर ये सब बेसूद रहेगा। नाज़रीन, एक तरफ पुराने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते का शोर है, तो दूसरी तरफ नए पाकिस्तान में इनकलाब का नकारा बच चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन नहीं होते तो अवाम के पास इनकलाब के सिवा तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। फवाद चौधरी साहब मानते हैं कि इलेक्शन ना हुए तो अवाम को अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना पड़ेगा। मुझे कहने दीजिए कि मैं सोचने पर मजबूर हूं कि इस नए और पुराने पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे पाकिस्तान का आखिर क्या बनेगा। मौजूदा सियासी और आइनी बहरान से निकलने का वे आउट क्या है, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बासी साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा नाइट एडिशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब साहिबा, सबसे पहले तो आर्मी चीफ के बयान से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों की जंग है नया पाकिस्तान, इत्तेहादी जमातें जंग करती हैं कि जी हमें पुराना पाकिस्तान रहने दीजिए। मेरा और 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम का जो पाकिस्तान है वो है हमारा पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा? शुक्रिया सरवत। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त तो आपको पता है कि अवाम एक तरफ खड़ी है और पीटीआई के साथ खड़ी है और बाकी सारी 13 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, ब्यूरोक्रेसी सब कट्ठे हैं और इकट्ठे होके पूरे एक साल में पाकिस्तान जो 6% पे ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड बैंक आगे अब तो कोई इस पे डिबेट ही नहीं रही ना कि उन्होंने कहा कि जी 0.06% भी नहीं ग्रो करेगा, 0.03% ग्रो करेगा। और बहुत से जैसे कि हफीज पाशा साहब है और बाकी हैं जिनकी बेगम खुद फाइनेंस की MOS हैं, उन्होंने कहा जी कि नेगेटिव होगी, 0.03% भी नहीं होगी। तो ये तो अब एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ना कि इस हुकूमत ने एक साल में 6% को जिस तहज पे ले आए हैं। आज UAE जो है सऊदी अरेबिया उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, वो आपको रिटर्न गारंटी नहीं दे रहे, IMF आपको नहीं लिफ्ट करा रहा। आपकी इस वक्त
इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री बंद हो गई है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा 70 लाख बंदा निकाल रहे हैं, आपकी कार इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी सारी आईटी की इंडस्ट्री जिसमें मोबाइल फोन्स है बंद हो गई। इस वक्त महंगाई जो है वो हम छोड़ के गए थे 12% पे, इस वक्त 46% पे है। मुझे ये बताएं कि ये जो एक साल है जिसमें ये 13 जमातें और फिर उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट, फिर उनके साथ ब्यूरोक्रेसी, तमाम इदारे, ये इनकी परफॉर्मेंस है। उन्होंने क्या किया अवाम के साथ? अवाम के साथ जो इनको हेल्थ कार्ड था 10 लाख रुपए का वो बंद कर दिया, जो एहसास रेडी प्रोग्राम था जिससे वो कमाते थे उड़ा के वो बंद कर दिया, जो स्कॉलरशिप थे स्टूडेंट्स के वो बंद कर दिए। और आपने देखा आटा फ्री देते हुए इस वक्त आज भी 20 से ज़्यादा इस वक्त अमवात हो चुकी हैं। जिस जिल्लत, वो कहते हैं ना वोट को जिल्लत दो, उस नैरेटिव पे ये आ गए हैं। तो मुझे बताएं कि ये बात तो ना मेरी ना आपकी ना हमारी पार्टी की है, ये अब वो वक्त आ गया। मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हम आवाम को कह रहे हैं आप रुक जाएं, पुरअमन रहें। हर दफ़ा इमरान खान साहब कहते हैं पुरअमन रहें। आप देखें कि अवाम का जो है ना पैमाना लबरेज कर गया है, ये हमारे हाथ से भी निकल जाएगी बात। और सिर्फ इसलिए कि एक साल में उभरता हुआ ग्रोथ वाला, एक्सपोर्ट्स वाला, इंडस्ट्री वाला पाकिस्तान लेके इन्होंने तबाहो बर्बाद कर दिया एक रीजन की वजह से कि जी इन्होंने आके असेंबली के अंदर क्या किया है। असेंबली के अंदर इन्होंने आके सबसे पहले अपने केसेस बंद करवाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक छीना है, और अब जुडिशरी की पावर्स बंद कर रहे हैं ताकि ये इनको इलेक्शन में ना जाना पड़े। और आपको याद होगा ये वही पैनल है, ये वही जुडिशरी का बेंच है जिसने हमें हुकूमत से बाहर निकाला था। सही, हमें तो हुकूमत से बाहर निकाला था, हम आए, हम सियासी अमल में गए और हम अपनी जिदोजहद शुरू हो गए। ये अब उसी जुडिशरी के पैनल को करना चाहते हैं कि जी वो ये फैसला ना कर सके जो आइन का है, यानी कि 90 दिन में इलेक्शंस का। अंदलीब साहिबा, ये देखने की जरूरत है, पहले जो आपने बात लंगर खानों की और सैयद कार्ड की आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था पीटीआई ने, लेकिन हुकूमत आते ही जब जैसी हुकूमत तब्दील हुई या मौजूदा गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि आप तबाह बर्बाद करके गए, हमारे पास पैसे नहीं, इसीलिए तो वो इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं फराहम कर रहे। सेकेंडली बात, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, मुझे ये बताइए कि वो सिटिंग गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरह इलेक्शन कमीशन को फंड जारी कर देता है, बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हुकूमत की मर्जी के बगैर वो ऐसा कर नहीं सकते, अगर वो कर भी देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट के ताउन के बगैर किस तरह से इलेक्शन कराएगा? ये भी तो सवाल है। देखिए, जरूरत बड़ा क्लियर है आइन में, अगर ये नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगेगा इन पे, ये तो बड़ा क्लियर है ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये कहे कि हमने नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे अच्छा जी नहीं मान रहे, हम घर जा रहे हैं। ये तो आपने आइन अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आइन के अंदर ही आपको आइन के साथ खड़े होने की और आइन के खिलाफ खड़े होने की क्लियर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली ये करेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिसको कहते हैं साख को बरकरार रखना है। जो इनका अवाम ने हाल करना है, मैं आपको बड़ी क्लियरली 2 बातें बता रही हूँ। आज आसिफ जरदारी साहब ने साफ बता दिया, फेल हो गए 1 साल में। उन्होंने कहा जी, ये कहते थे ना कि हमने सबकी सियासत घुमाई है, रियासत बचाने आए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी थी। महंगाई तो अब हो गई 46%। आसिफ जरदारी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जी हम आए इसलिए थे क्योंकि हमें पता चला था कि इमरान खान ने 2035 तक रहना है, तो हमने कहा कि हमारा क्या बनेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो आए थे क्योंकि हमें ये डर था कि हमें तो इक़्तिदार मिलेगा ही नहीं। ये आसिफ जरदारी का इंटरव्यू है, आपने भी देखा होगा जियो टीवी पे। जी, तो बात ढकी छुपी नहीं रही, इन्होंने क्या नहीं किया। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा जो सियासी बहरान है, अदालती बहरान है, जो भी मामला थे पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ नून लीग से इनका ताल्लुक है राना एहसान अफजल साहब, ये कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ECC हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राना साहब मुझे नाइट एडिशन में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, अब तो मुझे ये बता दीजिए, सारी ऐसा लगता है रुकावटें दूर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डायरेक्ट बोल दिया है कि जी आप लोग फंड्स जारी करें। हुकूमत क्या करेगी? स्टेट बैंक इजाज़त लेगा या फिर ये इख्तियार उसका है कि वो फंड्स जारी कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोई भी मुल्क जो है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के साथ चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ चलता है, जहां जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव अपने अपने दायरा कार में काम करते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जुडिशल मार्शल लॉ लग गया है और स्टेट बैंक, जिसका ना कोई कभी आज तक स्टेट बैंक किसी भी अदारे को डायरेक्ट जो है वो पैसे नहीं भेजता, यानी कि कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक किसी हेल्थ डिपार्टमेंट को, एजुकेशन को या ECP को फंड जारी करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा कानून अभी नाफिज है, तो बिल्कुल कहा गया है कि पैसे जो हैं वो डायरेक्टली स्टेट बैंक को दे दें, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं है कि 14 को इलेक्शन हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भी रिक्वायरमेंट है, पर्सनल की, उनकी भी, वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो सबसे अव्वलीन जो फर्ज है इलेक्शन कमीशन का, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। 90 दिन तो बाद में आता है, और 90 दिन की शेक तो वैसे ही 90 दिन तो अब एक्सपायर हो चुके हैं। पंजाब में भी एक्सपायर हो गए, KPK में भी एक्सपायर हो गए 90 दिन। तो 90 दिन, और फिर बात यह है कि क्या इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होने हैं 90 दिनों में? क्या आइन जो है वो आपको KPK के अंदर इलेक्शंस का नहीं कहता? तो अब देखते हैं कि कोई कानून तो ऐसा कोई मौजूद नहीं है कि स्टेट बैंक, खास तौर पे ये जो IMF का भी मुआहदा हुआ था, उसके अंदर आपने फुल्ली ऑटोनमस कर दिया है स्टेट बैंक को। तो एक ऑटोनमस बॉडी को कोर्ट ये कहे कि आप हर कानून को तोड़ते हुए डायरेक्ट फंडिंग कर दें, ये बड़ा मैं कहता हूँ नुकसानदेह अमल होगा, क्योंकि आप एक ऐसी नज़ीर सेट कर देंगे कि कोई भी जज जिसको लगता है कि ये पब्लिक मैटर है और इसके अंदर जो फंड हैं वो हेल्थ को दे देने चाहिए, या एजुकेशन को दे देने चाहिए, या लॉ एंड ऑर्डर को दे देने चाहिए, या बाहर दे देने चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। तो देखते हैं कि कल जो मंडे को क्या होता है, लेकिन अगर पैसे आ भी जाएं तो तब भी मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकते। सही है, ठीक है, लेकिन राना साहब ये भी तो आप देखिए ना कि जब आप लोग सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो कोई तो आईनी इदारा हरकत में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसीलिए हरकत में आ गया। 2 सूबों के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट ही नहीं है, केयरटेकर सेटअप पूरा चल रहा है, और उसको निगरान हुकूमत को आप आईनी मुद्दत से ज़्यादा लंबा या तवील नहीं कर सकते हैं। तो 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, बहरान वहीं का वहीं है, आप लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो लोग इलेक्शन मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन करा दो, तो हल तो कोई तो निकालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह हल निकाल लिया, आप लोग इलेक्शन की तरफ जाने दें बात को। नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने हल नहीं निकाला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जंग लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत सारे उसमें जो है मुतनाज़े हैं। एक 4-3 का फैसला है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का फैसला है, वो समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने पूरे मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना है, उसको सुपरवाइज करना है, वो गिनती नहीं कर सकता कि ये 4-3 है या ये 3-2 है। तो सबसे बड़ा तो यही तनाज़ा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस कहते हैं कि आप सुओ मोटो के ऊपर जो है कार्रवाई अभी रोक दें, और उस जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला सुनाया, और वो कहते हैं कि हम बैठ जाएं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर हम तय कर लें आपस में, जो जस्टिसेस हैं जुडिशल कमीशन के अंदर या जो भी उनका तरीकाकार है, तो उसको भी रद्द कर दिया जाता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ, और फिर आप 6 मेंबर का बेंच बना के उसको रद्द कर देते हैं, और फिर उसकी चले इसको छोड़ दें कि आप अंदर की बात नहीं सुनना चाहते, कि जुडिशरी के अंदर की आवाजें हैं कि हम अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे बैठ जाएं, जो कि बैठना चाहिए, नॉर्मल सी बात है कि अगर आवाज अंदर से उठे तो आप बैठ जाएं और उसको रिन्यू कर ले, लेकिन चले आप वो नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ लेजिस्लेशन होती है,
असेंबलियां अपना रोल अदा करती हैं जिस मकसद के लिए वो बनती हैं कि वो बिल बनाती हैं, और वो बिल अभी बनता भी नहीं है, अभी एक्ट की सूरत वो शक्ल इख्तियार भी नहीं करता, और आप रद्द कर देते हैं उसको एक 8 मेंबर के बेंच बना के। और जो बेंच आप बनाते हैं उसमें ना आप KPK से जज लेते हैं, क्या KPK से कोई काबिल जज नहीं है, ना आप बलूचिस्तान से जज लेते हैं, ना आप कोई सीनियर जज उसमें बैठाते हैं। और वो बिल जो है, जो एक्ट है, वो चीफ जस्टिस की पावर्स का जो है तयन कर रहा है। तो चीफ जस्टिस खुद उसमें बैठे हैं उस बेंच में, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सर आंखों पे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बड़ा बहरान होगा, जंग होगी, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट भी तो आखिर किसी कानून के तहत है, और वो कानून अगर जो है आप रद्द कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है सब कुछ जो होगा वो मुतनाज़ा होगा। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने घर को ठीक करे, उसको ठीक करे। ये 2 सुप्रीम कोर्ट्स का मामला जो बन चुका है उसको एक करे, तो फिर ये चीजें आसान होगी, वरना सब कुछ मुतनाज़ा होगा। सब कुछ जो है, जो वो करेंगे भी, अगर अहकामात उनके पूरे हो जाते हैं तब भी मुतनाज़ा होगा, जो कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह। सही है, ठीक है। चलिए, बादले नाख्वास्ता सही, आप लोगों की चाहत के बगैर सही इलेक्शन हो जाता है 14 मई का, बावजूद इसके कि आप लोग चाहते कि इलेक्शन ना हो क्योंकि मुतनाज़ इलेक्शन होगा। मगर इलेक्शन से पहले ही वज़ीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब अगर ये कह दें कि जी इलेक्शन हो भी गया तो रिजल्ट 0 होगा, किन बुनियादों पर आप लोग रिजल्ट से पहले रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं? ये बात भी तो मुतनाज़ है, इसके ऊपर भी एक और मामला उठेगा और PTI इस बात को लेकर और सड़कों पर आएगी, अदालत के अंदर जाएगी। इलेक्शन किसका होना है? सियासी जमातों का होना है ना। तो 11-12 सियासी जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में एक साथ करा दें। तो यहां अगर आप एक जमात के लिए आप 63A की तशरीह आपने कर दी जो उनको फेवर करती है, उसका रिव्यू आपने सुना नहीं, अब आप इलेक्शन करा रहे हैं तो पंजाब में करा रहे हैं, KPK में आप करा नहीं रहे। तो यानी कि अगर आप जो है वो इलेक्शन इस तरीके से कराएंगे और 11 या 13 जमातें जो हैं उनके एतराजात या उनके जो मामलात या जो भी वो उनकी जो वॉइस रेज कर रही है जो लॉजिकल है उसको रद्द कर देंगे तो इलेक्शन तो मुतनाज़े होंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं खत्म होगा, वो तो और एक नई शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो यही बात है ना, इलेक्शन जिन लोगों के होने हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको आपने सुना नहीं। आपने हुकूमती जो PDM के जो लॉयर थे उनको तो आपने सुना नहीं, आपने उनको सुनना पसंद नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मामला देखें, जिन लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है उनके आप आवाज को रद्द कर दें। एक जमात बुला लिया ना आपको, राना एहसान साहब, आप लोगों को बुला लिया ना, 2 मई की गालिबन तारीख है, आप लोगों को भी बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, तो अगर देखते हैं क्या नतीजा निकलता है और उसके अंदर हम अपनी राय देंगे, और हमें उम्मीद है कि ये वन वे जिस तरह मामला चल रहे हैं उस तरह अगर चलते रहे तो फिर तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप एक जमात के लिए अगर सारे फैसले आपने एक जमात के लिए करने हैं और ये सारी, तो फिर इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सही है, सोल्यूशन के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदम उठा रही है, कल हमारे इस शो के अंदर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ थे, तो कायरा साहब ने कहा कि जनाब हम तो मुज़ाकरात की बात करें, एक पैनल भी बना दिया है। क्या आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ, पीपल्स पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ नून लीग की बात कर रही हूँ, क्या नून लीग तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, करेगी? अगर करेगी तो आप लोगों की डिमांड क्या होगी? देखिए, नून लीग जो है वो हुकूमत नहीं कर रही, PDM हुकूमत कर रही है। देखिए, वजीर आजम तो आपकी जमात का है ना, वजीर आजम तो राना साहब आपकी जमात का। अब ये कोalition हुकूमत है, हमारे एक कोalition पार्टनर JUIF वाले, उनको इतराज है कि हम मुज़ाकरात ना करें। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि जब तक PDM सारी जमातें मिलकर फैसला नहीं करती कि मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, किस नौयत के होने चाहिए, तब तक मुज़ाकरात PDM हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। अगर नून लीग में कुछ आवाज़ें हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, नेशनल डायलॉग की भी बातचीत है, कुछ आवाज़ें हैं कि नहीं होने चाहिए, वो एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो फैसला होना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में बैठना है या नहीं बैठना, वो PDM ने करना है। ठीक है राना साहब, मुझे ये बताइए कि चलिए दोनों तरफ अभी हमें तनाव ही नज़र आ रहा है, बावजूद इसके कि मुज़ाकरात की बात पीपल्स पार्टी कर रही है, तनाव दोनों तरफ अभी बाकी है। मुझे ये बताइए कि आज फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया कि जी इनकलाब आ सकता है, और इनकलाब तो सरों पर कफन बांध कर ही आता है। इस इनकलाब के मुंह को खून तो जिले शाह की हलाकत के साथ लग गया, अगर ये खुदा ना खास्ता बात आगे बढ़ गई तो ये तो हाथ में किसी की नहीं रहेगी। तो क्या ख्याल है, बैठे आप लोग टेबल टॉक कर लें?
देखिए, इनकलाब तो हमने लॉन्ग मार्च में देख लिया था कि 3 घंटे इनकलाब चलता था 24 घंटे में, बाकी 21 घंटे वो सोने चला जाता था। इनकलाब ना इस्लामाबाद पहुंच सका, और जिले शाह की अगर आप वफात की बात कर रहे हैं, सबको अफसोस था, लेकिन उसके माँ बाप से जाके पूछें, जो वो सवाल कर रहे हैं पीटीआई को कि किस तरीके से उनका बेटा उनसे छीन लिया गया, किस मकसद के लिए छीना गया, और किस तरीके से उसकी जो लाश के ऊपर सियासत करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ जिले शाह की जो वफात का बहाना तो पीटीआई ने कोशिश की इससे सियासी फायदा लेने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप ने वो सारा चट्टा खट्टा खोल दिया और जो सवालात उन्होंने पीटीआई से किए। तो मैं समझता हूँ इनकलाब तो ना ये पहले ला सके ना ये अब ला सकेंगे, क्योंकि ये खुद एक लोटों की बनी हुई जमात थी जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आई, और आज ये झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं। पहले आलमी साजिश का धोखा दिया अवाम को, फिर उससे मुकर गए, फिर आर्मी चीफ को जो है वो उसकी तकर्री को मुतनाज़ा बनाया। तो ये सारे मामलात अवाम समझती है। फिर एक फ़र्द वाहिद ने असेंबलियाँ डिज़ोल्व करनी के मुल्क में इस्तेहकाम ना हो, तो ये जो फितना ज़दा सियासत है इसको अवाम बखूबी समझती है। सही है। अभी ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया केयरटेकर गवर्नमेंट का दौरानिया जितना भी था। अब जो फैसले होंगे वो तो राना साहब गैर कानूनी तौर पे तस्वुर किए जाएंगे। क्या नून लीग ये गैर कानूनी मामला लेकर आगे चलेगी? अब करेंगे क्या? इलेक्शन में जाने के अलावा तो कोई दूसरा हल नहीं बाकी बचा। आइन क्या कहते हैं? देखिए, ये तो इसके ऊपर तो जो केयर टेकर हुकूमत का अभी तो टेन्योर नहीं खत्म हुआ, लेकिन अगर जो केयर टेकर चंद दिन बाकी हैं, चंद दिन बाकी, तो मेरे ख्याल से इसका कोई एक उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, आईनी तरीके से ही मिलेगी। और केयर टेकर हुकूमत हमने नहीं बनाई। केयर टेकर हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की मुशावरत के बाद आईनी तरीके से वो मामला हम लोग खुद मिलके नहीं हल कर सके, तो ईसीपी ने हल किया। तो वो एक आईनी हुकूमत है जिसकी आईनी तौर पे जिसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि केयर टेकर हुकूमत को चंद माह की एक्सटेंशन अगर मिल जाए। सही है, ठीक है। अब माशाल्लाह से हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब रूबा सेहत है, उन्होंने उम्रे की सआदत भी हासिल कर रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर हैं। मरियम साहब भी वहीं पर मौजूद हैं। बड़े लोग ये बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, सफ़र भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का सफ़र कब करेंगे? इंशाल्लाह जी, पूरी PMLN की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब जो हैं पाकिस्तान आए, और उससे हमारी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो वर्कर्स हैं उनके जोश और वलवले में बड़ा फ़ायदा होगा। तो हमारी तो, लेकिन मेरे पास कोई एज सच कोई डेट नहीं है। डेट अगर हमारी जो है वो अगर कोई अनाउंस हुई तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब हमारे साथ हों। सही है, लेकिन राना साहब ये तासुर बड़े तकवीत पकड़ रहा है, बड़े हलकों के अंदर ये बात हो रही है कि जब तक पंजाब फतह नहीं हो जाता नून लीग से, तब तक तो मुश्किल है मियाँ साहब का वापस आना। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, पंजाब तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन हुए, 14 मई को भी अगर इलेक्शन हुए तो हम उसको जो है ज़रूर फतह कर लेंगे, और पंजाब PMLN का है और PMLN का ही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग कब फिर अब हमारे पाकिस्तान की बात की तरफ बढ़ रहे हैं? जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने बात की है, उन्होंने ये बात की है कि जनाब हमारे पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, नया पुराना छोड़ देना चाहिए। आप अभी भी पुराने पे रहेंगे या हमारे पाकिस्तान की तरफ जाएंगे? देखिए, हम तो पाकिस्तान के मफाद में ही जो है वो सारे काम कर रहे हैं। ये हुकूमत जो 7 साल की हुकूमत थी, कोई इलेक्शन ईयर के अंदर बिजली, पेट्रोल, गैस को महंगा नहीं करता। ये सारे मजबूरी के फैसले थे, और अगर हम ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो हम हमेशा हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद के अंदर ही काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। हमने वो फैसले किए जो सियासी तौर पे पॉपुलर नहीं थे, लेकिन ज़रूरी थे मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए। तो ये जो तकलीफ़ अवाम जो महसूस कर रही है, हम इसके अंदर उसके साथ शामिल हैं, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान के मुफाद में ही फैसले किए। ठीक है, लेकिन राना साहब मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। बड़ा मुश्किल काम था ये चंद महीने की जो हुकूमत है, साल भर की जो हुकूमत है, इसमें पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, बेरोज़गारी भी हुई, बड़ा कुछ हुआ, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, बड़े प्लांट्स बंद हो गए। आप लोगों ने तमाम फैसले, मैं कहूँगी कि गैर अवामी किए, उसके बावजूद IMF के कहने पर हुआ, हमारे साथ उनका मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा? ये तमाम बातें, ये तमाम शर्तें पूरी करने के बावजूद। देखिए, मुआहदा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी हुई है कि सऊदी अरेबिया ने भी गारंटी जो IMF को देनी थी वो भी दे दी, UAE की तरफ से भी एलानिया हो गया। तो अब तो हम जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल
ये मुआहदा मुकम्मल होने जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ताख़ीर हुई और उसके अंदर हमारी काविश थी। हमने सारी प्रायर जो इक़दामात लेने थे वो हम ले चुके हैं और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला ये IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होने जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राना एहसान अफजल साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान रस्सा कशी आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि हुकूमत कैसे मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के अहकामात को पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल करके मुस्तरद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाना PDM हुकूमत को कितना महंगा भी पड़ सकता है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने को तैयार नहीं तो क्या स्टेट बैंक को इख्तियार है कि वो हुकूमत की मर्जी के बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी कर दे? ये सवाल भी अपनी जगह अहमियत रखता है कि इलेक्शन के सादा से मामले को हुकूमत बेंच की तश्कील और फुल कोर्ट से जोड़कर क्या हासिल करना चाहती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट या मैं कहूँ एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट किसके साथ खड़ी? यहाँ सवाल उठता है कि जुडिशरी के साथ आखिर फिर कौन खड़ा होगा। लाहौर में आज ही के दिन आइन और अदलिया से इजहारी यकजहती के लिए सीनियर वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें यह करार दिया गया है कि अदालती अहकामात ना मानने वाली हुकूमत को यकीनी तौर पर घर जाना पड़ सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आइन, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी पर छाई ये दस्तूर शिकनी आखिर दूर किस तरह से होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब, नाइट एडिशन के लिए आपने वक्त निकाला। राजा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बड़े लोग समझते हैं कि सूरत हाल क्लियर हो गई है, स्टेट बैंक को वाज़ेह अहकामात हैं कि फ़ंड्स जारी किए जाएँ इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स मिल जाते हैं, फ़िलहाल तो वो हमें रिलक्टेंट नज़र आते हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन हो पाएंगे, फ़ंड्स जारी हो सकेंगे, या हुकूमत यहाँ भी कोई रुकावट खड़ी कर सकती है? आइनी तौर पर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। देखिए, आइनी तौर पे तो हुकूमत गालिबन वो जो आपने इंट्रो में बात की कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान आप कोई ये जो हो रहा है, इट्स नॉट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट, ये एक्चुअली पार्लियामेंट और आइन के दरमियान है, जिसमें हमारे आइन ने पावर दी है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी फाइनल आर्बिटर होती है और वही फैसला करती है कि जी फाइनल फैसला क्या है। अब फाइनल फैसला जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, ये लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुई, फिर 1 मार्च को एक फ़ैसला आ जाता है, फिर 4 अप्रैल को एक तीसरा फ़ैसला आ जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनसे कहती है कि जी आप पैसे दीजिए, वो नहीं दिए जाते, इलेक्शन कमीशन लिख देते हैं, इलेक्शन कमीशन के जवाब पे सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को बुलाती है। अब ज़हन में रखिए कि आपका सवाल है कि जी कोई और कानूनी इसमें पेचीदगी आ सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन स्टेट बैंक ने को दे दी गई हैं। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 187 है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑथराइज करता है कि वो अपनी किसी भी डिग्री को, अपनी किसी भी जजमेंट को, अपने किसी भी फैसले को एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी भी किस्म का ऑर्डर दे सकता है, किसी भी किस्म को ऑर्डर, और उसकी जो है उस ऑर्डर को ओबे करना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो तमाम अदारों का फ़र्ज़ है, चाहे उसमें गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी हो। सो अंडर दैट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने एक आइनी हुक्म जारी किया है जिसका आइन पाकिस्तान अदारों को पाबंद करता है, चाहे वो फाइनेंस डिवीजन हो, चाहे वो आपके गवर्नर स्टेट बैंक हो। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक के पास या उनके ऑफिस के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, और उस ऑर्डर को अगर हम पढ़ते हैं जो इशू हुआ कल की तारीख में, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक की तरफ से और फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कहा गया है कि अगर हमें हुक्म देती है सुप्रीम कोर्ट तो फिर कोई मसला नहीं, हम ये डिपॉजिट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में बिफोर द क्लोजिंग ऑफ वर्किंग आवर्स ऑन मंडे करा देंगे। तो अब मैं नहीं समझता कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है या जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जो कैरियर
जिनके होते हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे स्टेट बैंक में, वो कोई उनको शौक पड़ा हुआ है कि वो पॉलिटिकली शहीद हो जाएं, वो अपना कैरियर ख़राब नहीं करेंगे। ये पैसे आपको देखा नज़र आएगा कि कल नहीं मंडे की शाम तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिस वे और दैट वे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी भी बात है राजा साहब कि कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह इलेक्शन को पोस्टपोन करा दिया जाए, कोई रुकावट डाली जाए, कोई ताख़ीर आड़े आ जाए। अभी पिछले दिनों बाकायदा कन्वेंशंस के अंदर नून लीग ये एक कैंपेन चला रही थी, हमें ये मानना पड़ेगा, जजिस की तस्वीर थी, उनके खिलाफ बयानात थे, फिर अदलिया में तकसीम की बातें हुई, फिर फायज़ ईसा साहब को पार्लियामेंट बुला लिया गया इनकी गोल्डन जुबली के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि अब तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की अफवाह, मैं कहूँगी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी जजेस आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। आपको क्या लगता है कि हम अपने सियासी मुफाद के लिए अपने इदारों को अपने ही हाथों कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं? बड़ा अच्छा आपने और रेलेवेंट सवाल किया है सरवद। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो आइनी रिक्वायरमेंट है और वो ये कहती है कि जिसका प्रीएम्बल भी है, जिसकी बात कल वहाँ भी हमें सुनाई दी जो इजलास हुआ इन कैमरा पार्लियामेंट में, कि जी हुकूमत करने का हक अल्लाह ताला ने अवाम को दिया हुआ है थ्रू देयर ज़मीन पे, थ्रू देयर चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डेफिनेटली केयर टेकर्स नहीं कहलाते। केयर टेकर्स की आज रात 12 बजे तो वो जो उनको मैंडेट था, हुकूमत आइनी जो टाइम था, ख़त्म हो गया है। और नंबर 2 जो आईन पाकिस्तान है उसमें भी बड़ा क्लियर है। तो अब हुकूमत जो ये कोशिश कर रही है, हुकूमत पहले दिन से कोशिश कर रही है। हुकूमत ने 2 ही कोशिशें की। पहली कोशिश ये की इस पीडीएम की हुकूमत ने आने के बाद कि किसी न किसी तरीके से वो तमाम कवानीन जिनकी जद में वो आ रहे हैं, पहला कानून ECL का था जिसमें काफ़ी सारे हमारे कैबिनेट के मेंबर्स थे, उसको ख़त्म किया गया। दूसरा कानून था नैब ऑर्डिनेंस का जिसके तहत बड़े मेगा करप्शन केसेस इनके चल रहे थे, उस कानून को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस की बात तो नेचुरल है होगी, तो इलेक्शंस में उन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग था उसको ख़त्म किया गया। अब जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें तो आम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से हमने ख़त्म की, ऑल्दो वो चैलेंज हुई हैं, तो अब उनके रास्ते में सुप्रीम कोर्ट जो कि ऑपरेट कर रही है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो किसी सब ऑर्डिनेट कानून साजी के तहत ऑपरेट नहीं करती। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने रूल्स बने हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं और उसी के तहत वो रेगुलेट हो रही है। तो जब उनको देखा उन्होंने कि हाँ तो हमारी मर्जी और मंशा और हमारी धौस और धमकी नहीं चल रही कि उसके मुताबिक फैसला आए, तो उन्होंने एक और कोशिश की बाय मीन्स ऑफ एन एक्ट, एक पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए कि जो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है 8 रुकनी मेंबर बेंच के पास, जिसके पे अमल दरामद को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद पर्पज़ है कि जी हम अवाम के पास ना जाएं, हम अवाम को इन्वॉल्व ना करें और जनरल इलेक्शंस को रोकने की। तो अब भी वो कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? क्या चीफ सेक्रेटरी इसके बाद देखिए फाइनेंस का मसला था, उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट किसने कराने हैं? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के पास तो अफराद नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जब अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो क्या वो अफराद देने के लिए, चाहे उसमें टीचर्स हों या दूसरा अमला हो, वो देने से गुरेजा होगा? अगर बफरजमाल 1 मिनट के लिए सोचा भी जाए कि जी कुछ अगर वो कहते हैं बिजी हैं, तो हमारे बहुत से इलेक्शंस जो हुए हैं वो जुडिशल ऑफिसर्स की निगरानी में, जहाँ पे वो आरओज और डिप्टी आरओज और डीआरओज थे, उनके उसमें हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपनी मतहत अदालत हाई कोर्ट जो पंजाब का है उसको डायरेक्शंस दे सकता है कि जी आप अमला दे दें। सिक्योरिटी का जहाँ तक इशू है तो हमने कल के इजलास में देखा जो बयानिया आया है कि कोई ऐसा इस वक्त नो गो एरिया मुल्क में नहीं है, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो फिर मैं नहीं समझता कि जो सियासी हुकूमत जो एक शहीद होने के चक्कर में है वो अपनी सियासत कर रही है, लेकिन ऐसी सियासत कर रही है कि जिसकी पजीराई उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही, ना अवाम में
ना वकला बरादरी में आज भी वकला बड़े यकजहती का इजहार किया, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे डेली इकट्ठे हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात करना कि जी कोई दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अब पॉलिटिकली कभी वो कोशिश करते हैं कि जी आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट और जो इस वक्त पीटीआई है जो अपोजिशन में है उसके दरमियान कोई ऐसी हम सूरत हाल बना आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन राजा आमिर साहब एक और भी बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी तारीख है 75 सालों की, कहा जाता है कि जो बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ऐसा संगीन बहरान कभी देखने में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जो आइन की तशरीह करने का हक रखता है। पार्लियामेंट क्लेम करती है कि आइन के अलमबरदार हम लोग हैं, असल अवाम है जो ताकत का सरचश्मा होती है। इतनी गर्द उड़ गई है, इसमें अवाम भरोसा किस पे करेंगे? कोई भी इदारा बाकी नहीं बचेगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो या हमारी जुडिशरी हो। इसको हल किस तरह से करेंगे? नुकसानात इसके कितने हैं? जी सरवत, देखिए अब ये वाली अवाम जो सी है ना, आपने 75 साल की बात तो की, ये वो वाली अवाम नहीं है। ये आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पर्टिकुलरली पिछले चंद सालों में इनको ज़हनी तौर पे जो शऊर दिया गया है, ख़ासकर जो इमरान खान ने दिया है, वो ज़हनी तौर पे उस चीज़ को अब समझ चुकी है कि कब कोई सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीर बन जाती है, कहाँ पे कौन सा जज जौन सा है वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब उन्हें समझ आ जाती है कि हमारे मुल्क में अगर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो हम कौन से इश्यूज जौन से हैं खामखा से ले लेते हैं और कौन से वाकई ही अवामी इश्यूज हैं, और तमाम अदारे एंड ऑफ द डे अगर चलते हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसले दे रही है जौन से, तो उसमें वो वैक्यूम में नहीं दे रही, उससे नजर आ रहा है ग्राउंड पे अवाम ही नजर आ रहे हैं। और अक्सर जो फैसले होते हैं जो अदारों के होते हैं वो पॉपुलिस्ट एक सेंटिमेंट को देख के ही होते हैं और अवाम की तरफ ही जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब 70s 80s की तरह कोई बंद कमरों में कोई टेलीफोन कॉलों पे किसी तरीके से हुकूमतें चेंज होंगी या मनपसंद ले आएंगे अफराद को, या ये कह दिया जाएगा कि जी इस शख्स इस पॉलिटिशियन पे क्रॉस लग गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि हम अब इस दौर में, खासकर जहाँ पे हमारी इकोनॉमी आपने देखा कितनी डिस्टर्ब है और कितना उसमें है कि हम एक 30 करोड़ डॉलर मिलते हैं और हम बड़े फख्र से बताते हैं, हमारे फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर है टीवी पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी बड़ा कारनामा हो गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने 30 करोड़ रुपए चाइना के बैंक से हमें मिल गई पहली। वो फॉर गॉड सेक ये शर्म की बात है। और अवाम कभी हमने नहीं देखा कि आटे की खातिर वो लाइनों में मर रही हो। तो अवाम इसके बाद अलाउ नहीं करेगी कि मजीद खेलवाड़ आप छोड़ दें आइन के साथ या उसके साथ। असल खेलवाड़ तो अब अवाम के साथ हो रहा है, क्योंकि इससे नीचे हम कितना जाएंगे, हम क्या फिर इसके बाद हमारे पास बचेगा कि आप डिफॉल्ट भी कर जाएं। सही है। राजा साहब मुझे ये बताइएगा, 2 मई को तमाम फ्रीकैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुला रखा है। जिन लोगों के इख्तलाफात थे इस बात के ऊपर कि जी हमारी राय नहीं ली, 2 मई को वो लोग भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मौक़िफ़ लेकर। अभी तकरीबन 1 से 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है कि फंड्स जारी किए जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। स्टेट बैंक अपने तय हमें मजबूर नज़र आता है कि जी वो कर भी देता है, इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर हमें रिलक्टेंट नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितनी देर तहम्मुल और बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को और इसकी फाइनेंस डिवीजन को और ईसीपी को बुलवाया था, तो उसमें पैरा 5 में बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात लिखी कि उसमें उन्होंने कहा इन द फर्स्ट इंस्टेंस it means that there would be second and third instance, but in the first instance our foremost priority is कि हम देखें कि इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शंस होंगे तो उसी में उन्होंने कहा कि साथ ये भी ज़हन में रखिए कि दोज हु आर क्रिएटिंग हर्डल्स और जो डिसओबीडियंस का मुजाहरा कर रहे हैं हमारे अहकामात और आईन पाकिस्तान में जो दिया हुआ है उसका, ऑब्वियसली उसमें उन्होंने कहा कि उसकी नज़ीरें ज़हन में रखें कि माजी में भी मौजूद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, और आइन में भी उसका तरीक़ेकार लिखा हुआ है।
तो अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो जो इस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जुडिशल रिस्ट्रेन हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब दिखा रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि वक्त की नज़ाकत यही है, अवाम की बेहतरी इसी में है कि चलें, जो कॉन्टेम्प्ट होती है वो अदालत और कॉन्टेम्पनर के दरमियान होती है, लेकिन यहाँ पे उससे बड़ा मसला है कि इलेक्शंस का होना। तो इन द फर्स्ट स्टेज दे विल गो फॉर द इलेक्शन, और उसके बाद अगर ये होता है तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो सकते हैं तो फिर मौजूदा वज़ीर आज़म अगर इससे बढ़ के कुछ और अहकाम करते हैं तो ऑब्वियसली उनका रास्ता भी नाअहली होगा, इससे आगे वो नहीं जा पाएंगे। सही है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी। मुझे बताइए राजा आमिर साहब की ये बात हो रही है किसी सतह पे कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रेजिग्नेशन जब लिया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इलेक्शन शायद पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि एक अहम सीट खाली होगी, मेंबरान की तादाद पूरी नहीं होगी। तो ऐसे में आइन के अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है अगर ऐसा होता है? मैं सिर्फ एक सिचुएशन आपके सामने रख रही हूँ। हाँ, आपने बड़ी अच्छी वो की कि जी ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं कि इलेक्शंस नहीं होते। अगर मेंबर्स भी रिज़ाइन दे जाते हैं, फिर मैं अगेन आपकी अटेंशन ड्रॉ करूँगा आर्टिकल 187 में, जिसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो काम है कंप्लीट जस्टिस की फराहमी है, और कंप्लीट जस्टिस की फराहमी के लिए वो किसी किस्म का भी ऑर्डर्स कर सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन देता है तो गालिबन माजी में एक आध ऐसी मिसाल भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, सिटिंग जज जाके एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। तो इनको ये नहीं समझना चाहिए कि चीफ इलेक्शन के रिज़ाइन देने की सूरत में जौन सा है इलेक्शंस मुलतवी होंगे। अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एडमेंट है कि इलेक्शंस मुलतवी होने का मुझे बज़ाहिर सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, वो ये है कि अगर तमाम सियासी पार्टीज़ बैठ जाती हैं और बैठ के पार्लियामेंट में या तो कोई अमेंडमेंट करती हैं और कौमी असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दिया जाता है, सिंध की असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दिया जाता है, फिर 1 तारीख पे इलेक्शन कराने के लिए जो कि 2 या 2.5 माह के अंदर होगी, ऐसी सूरत हाल में असम्बली से कानून साजी करके इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं और 1 रोज़ में हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सही है, आप बड़ी आइडियल किस्म की सिचुएशन हमारे सामने रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। मेरा एक और सवाल है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार नहीं है, उनका झुकाव नून लीग की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपने कहा कि एक सिटिंग जज इस ओहदे के ऊपर बैठ सकता है अगर इनकेस रेजिग्नेशन सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तो ऑलरेडी मुतनाज़ बना दिया गया है, एक जाएगा या दूसरा जज आके बैठेगा, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएंगे, कोई सिटिंग जज आके बैठेगा, मामला तो वहीं का वहीं है, वो कहेंगे ये मुतनाज़ है, ये कहेंगे ये हमें कबूल नहीं है, तो बहरान तो वहीं का वहीं है, इसको हल तो किसी तरह करना होगा, ये तो इसका कोई हल नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो ज़हन में रखिए कि हमारे माजी की जितनी भी इंतखाबी हिस्ट्री है उसमें जो भी हारने वाली फरीक होती है, पार्टी होती है, वो ये इल्ज़ाम इलेक्शंस के तो लगाती है कि जी ये हुआ या वो हुआ। नंबर 2, जो मुतनाज़ा है यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जो कि ऑलरेडी इतना डिस्प्यूटेड है, जिस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। लेकिन इसकी मौजूदगी में जब हालिया पंजाब के बाय इलेक्शंस हुए, कौमी असम्बली के हुए, तो पंजाब के जब होते हैं बाय इलेक्शंस तो वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। उस हुकूमत के बावजूद, चीफ इलेक्शन कमीशन के बाइस्ड होने के बावजूद भी अवाम ने कहा कि जब हमने वोट करना है तो फिर उसमें इतने बड़े पैमाने की मैं नहीं समझता कि रिगिंग हो सकती है कि आप 10 को 100 कर दें। हाँ, 19-20, 18-20 तो कहीं होता होगा, लेकिन ये करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा किसी भी अदारे के लिए कि वो इस बड़ी रेशो में जाके रिगिंग करें और रिजल्ट्स को चेंज करें, जो कि एक दुनिया में अदारे भी आप देख रहे हैं। ये जो सब कुछ इस वक्त पिछले 1 साल से हो रहा है, ये दुनिया में आपकी जो फॉरेन एम्बेसीज यहाँ बैठी हुई हैं, ये डे टू डे रिपोर्ट्स भेज रही हैं। यूनाइटेड नेशंस देख रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कैसे हो रही है, कस्टोडियल टार्चर कैसे हो रहा है। आज वो एक और PTI के रहनुमा को कराची से अली जैदी को उठा लिया गया, जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, अरशद शरीफ मरहूम के साथ क्या हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हवा में नहीं जा रही, ये कहीं ना कहीं जमा हो रही हैं, और यही वो चीज़ें हैं कि जिससे मौजूदा हुकूमत अब
खाइफ हो गया है कि जनाब हम ये सब कुछ हमारे दौर में हो रहा है तो फिर अवाम हमें वोट नहीं देगी। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, नए और पुराने पाकिस्तान की बहस मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जब मुल्क का आर्मी चीफ पार्लियामेंट के अंदर आके एक अहम बयान देता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, तो ये ज़्यादती बहुत ज़्यादा होगी अगर हम मन मर्ज़ी के तौजीह पेश करें, मन मर्ज़ी की तशरीह पेश करें हमारे पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा पाकिस्तान तो हमारा है, उन वोटर्स का है जिनका वोट लेके आप पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आते हैं और बहस करते हैं। ये पाकिस्तान है, ये हम सब का पाकिस्तान है और इसे हमारा ही रहने दीजिए। नए और पुराने की बहस से अब वक्त बहुत आगे निकल चुका। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।